स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। हमने पहले जो पहली यूनिट थी उसका अध्ययन किया था पादपों में जन्म। आज हम दूसरी यूनिट है पादप कार्य की पश्च। पादप कार्य की पश्च। इस यूनिट में हम पादपों के अंदर जो क्रियाएं होती हैं भौतिक बलों के कारण उन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इस यूनिट का पहला चैप्टर है पादप जल संबंध और जो अपनी बुक है उसका 5वां चैप्टर है पादप जल संबंध। आज हम पादपों का जल के साथ संबंध, जल पादपों में कौन कौन सी क्रियाएं करवाते हैं, जल पादपों के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, उन सब बातों का अध्ययन करेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो जल होता है सभी जीवों के लिए एक आवश्यक पदार्थ होता है। सजीव, कोई भी सजीव हो, चाहे से जंतु हो चाहे से पादप हो, सभी कोशिका के बने हुए हैं। सभी सजीव कोशिका के बने हुए हैं। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, उन सब के लिए जल आवश्यक होता है। कोशिका में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सब के लिए जल आवश्यक होता है। जैसे कि श्वसन में भी, उत्सर्जन में भी, पाचन क्रिया में भी जल एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है और सजीवों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जलीय माध्यम होता है उसी के अंदर कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं, क्रियाशील रहती हैं, क्रियाएं करती हैं। आज हम पादपों में जल का क्या महत्व है, जल के कारण कौन सी क्रियाएं संपन्न होती हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जल के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं कि जल सबसे अधिक आवश्यक होता है सजीवों के लिए, पादपों के लिए। जल की विशेषताएं, पहली विशेषता, जो जल है संसार के अंदर सबसे अच्छा विलायक है, सबसे सर्वोत्तम विलायक है। दूसरी विशेषता है कि जो जल होता है उसकी द्रव्य प्रकृति होती है। जल की द्रव्य प्रकृति होती है। तीसरी विशेषता है जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। चौथी विशेषता है जल के अणुओं के मध्य उच्च आसंजक व सहसंजक बल पाया जाता है। अगली विशेषता है कि जो जल होता है उदासीन प्रकृति का होता है, अर्थात जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। जल वायुमंडल में पृथ्वी पर
तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस। अगली विशेषता है कि जो जल होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उच्च घनत्व प्रदर्शित करता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उच्च घनत्व प्रदर्शित करता है। तो ये जल के कुछ गुण हैं जिसके कारण जल सजीवों के लिए आवश्यक होता है, पादपों के लिए आवश्यक होता है। विलायक, सबसे बढ़िया विलायक है जल। सबसे पहले देखते हैं विलायक क्या होता है। हमारे पास जैसे कि 2 पदार्थ हैं, जल, एक बीकर में हमने जल ले लिया और हम इसके अंदर नमक घोल रहे हैं। नमक की मात्रा कम है, जैसे कि नमक हमारे पास 10 ग्राम, जल है हमारे पास 100 ml। जब 2 पदार्थों को एक दूसरे में घोला जाता है, मिलाया जाता है किसी पदार्थ को, तो जिस पदार्थ को मिलाते हैं, जैसे हम नमक को मिला रहे हैं, तो नमक होता है यह विलेय कहलाता है। और जिस पदार्थ में हम घोलते हैं वह विलायक कहलाता है। विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। नमक को हम जल में ढाल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, तो जल तो विलायक और नमक विलेय। विलायक, जल सबसे बढ़िया विलायक है। कहने का मतलब है कि जल के अंदर लगभग सभी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो घुल जाते हैं, इसलिए जो जल होता है सबसे अच्छा विलायक है। जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जल के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल के जो अणु होते हैं उनके अंदर कुछ सहसंजक व आसंजक जो बल होते हैं वो पाए जाते हैं, जिससे जल के अणु टूटते नहीं हैं। जल की प्रकृति उदासीन होती है, अर्थात इसका पीएच का जो मान होता है वह 7 होता है। यदि किसी पदार्थ का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति का कहलाता है। जिसका पीएच का मान 7 से अधिक होता है 14 तक, तो वो क्षारीय प्रकृति का कहलाता है। जिसका पीएच का मान 7 होता है वह उदासीन प्रकृति का कहलाता है। तो जल होता है न तो अम्लीय प्रकृति का है न क्षारीय प्रकृति का है, यह उदासीन होता है। जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी पाया जाता है। ठोस के रूप में जैसे कि बर्फ, बर्फ भी शुद्ध जल है। द्रव के रूप में जल, बहता हुआ जल। गैस के रूप में जलवाष्प, जल वाष्प। जब जल गर्म होता है तो उसकी वाष्प बनने लगती है, जलवाष्प। वापस जब जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो वह जल बन जाती है। जल के बाद में उसको और ठंडा करते हैं तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। तो जो जल होता है ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव और द्रव से ठोस, तीनों अवस्थाओं में बदल सकता है। जल 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उच्च घनत्व प्रदर्शित करता है। इन सभी के कारण, इन सभी विशेषताओं के कारण जो जल होता है सजीवों के लिए एक आवश्यक यौगिक है या पदार्थ है। पादपों के अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो केवल जल के कारण ही संभव है। जल के बिना वो क्रियाएं संभव नहीं हो पाती हैं। उन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कोशिका में जलीय माध्यम होना चाहिए।
तो वो महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन कौन सी हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली क्रिया है जिनके लिए जल आवश्यक होता है पादपों में, उन क्रियाओं के लिए, और वो क्रियाएं पादपों के लिए आवश्यक होती हैं। पहली क्रिया है विसरण, दूसरी क्रिया है पारगम्यता, तीसरी क्रिया है प्रासरण, चौथी क्रिया है जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य कुंचन से जीव द्रव्य विकुंचन। पांचवी क्रिया है अंतः शोषण। इस चैप्टर में हम इन 5 क्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो पादपों के लिए आवश्यक होती हैं और इन क्रियाओं के लिए जल आवश्यक होता है। तो इसलिए जो जल होता है पादपों के लिए भी महत्वपूर्ण है, उसके अलावा जितने भी सजीव हैं सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। सबसे पहले विसरण। विसरण सीधी सी परिभाषा है इसकी, किसी भी पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, उस क्रिया को विसरण कहते हैं। दूसरा है पारगम्यता। किसी भी झिल्ली के द्वारा, किसी भी झिल्ली के द्वारा विलय तथा विलायक के अणुओं का गति करना। तीसरी है प्रासरण। जल के अणु उच्च सांद्रता से कोशिका झिल्ली से होते हुए, कोशिका झिल्ली से होते हुए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। जब हमें किसी भी कोशिका को जो अल्पप्रासरी विलयन होता है उसमें रखते हैं। अल्पप्रासरी विलयन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता जो कोशिका रस होता है, कोशिका का द्रव्य होता है, उससे कम होती है। तो जिसके कारण अल्पप्रासरी विलयन में से जल के अणु कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं और कोशिका फूल जाती है। कोशिका फूलती है उसे जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। जब कोशिकाओं से जल के अणु बाहर आ जाते हैं तो उसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। पांचवा है अंतः शोषण। कोई भी पदार्थ होते हैं, सूखे पदार्थ हैं, पादपों की कोई भी कोशिका है, तो वो जल के अणुओं को ग्रहण करती है, विलायक के अणुओं का शोषण कर लेती है। उसी क्रिया को अंतः शोषण कहते हैं। विसरण किसी भी पदार्थ के अणु
चाहे से वह ठोस हो, चाहे से वह द्रव हो, चाहे से वह गैस हो, किसी भी पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, यानी कि अधिक से कम की ओर जाते हैं, तो उसे विसरण कहते हैं। और प्रासरण, विसरण के अंदर किसी भी पदार्थ के अणु हो सकते हैं, प्रासरण के अंदर केवल जल के अणु होते हैं, और वो जल के अणु भी कोशिका झिल्ली से होते हुए, जैसे कोशिका झिल्ली है, इधर जल की सांद्रता अधिक है और इधर जल की सांद्रता कम है, तो जो जल है अधिक से कम सांद्रता की ओर जाएगा कोशिका झिल्ली में से होते हुए, कोशिका झिल्ली में से होते हुए, तो उसी क्रिया को प्रासरण कहते हैं। विसरण में किसी भी पदार्थ के अणु हो सकते हैं, चाहे से वह ठोस हो, चाहे से द्रव हो, और विसरण के अंदर किसी कोशिका झिल्ली की भी आवश्यकता नहीं होती है। विसरण के अंदर केवल किसी भी पदार्थ के अणु अधिक से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। प्रासरण के अंदर कोशिका झिल्ली से होते हुए जो जल के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो उस क्रिया को प्रासरण कहते हैं। विसरण के अंदर हम कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, ठोस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, लेकिन प्रासरण के अंदर जल के अणु ही होने चाहिए। अब हम इन सभी क्रियाओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहली क्रिया है विसरण। विसरण के अंदर किसी भी पदार्थ के अणु हो सकते हैं और इसमें कोशिका जो झिल्ली होती है उसकी आवश्यकता भी नहीं होती है। इसमें केवल अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है। विसरण किसी भी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसी क्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण, इसके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, हम अमोनिया की जो बोतल होती है, अमोनिया की बोतल, अमोनिया की बोतल का मुंह खोल करके हम उसको किसी कमरे में खुला रख देते हैं। कुछ समय बाद में देखते हैं तो पूरे कमरे के अंदर अमोनिया की गंध फैल जाती है। जैसे कोई कमरा है, हमने इसके अंदर अमोनिया की बोतल को खुला छोड़ दिया, तो अमोनिया की जो गंध है, क्योंकि जहां पर जैसे बोतल है तो बोतल के अंदर अमोनिया के जो अणु हैं वो क्या है, अधिक हैं। कमरे के अंदर अमोनिया के जो अणु हैं वो कम हैं, तो बोतल में से जो अमोनिया के अणु हैं वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएंगे और पूरे कमरे के अंदर अमोनिया के अणु फैल जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जैसे ये अमोनिया गैस है तो ये गैस अवस्था के लिए हो गया, गैस पदार्थ के लिए। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जल के बीकर में ढाल देते हैं। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल हम जल के बीकर में ढाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो जल होता है उसके अंदर जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल फैलते हैं तो जो जल का बीकर है, जल है, उसका जो रंग होता है वह नीला हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि हम दूध के अंदर पानी डाल देते हैं तो पानी होता है कुछ ही समय के अंदर उसमें मिलने जाता है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति हो रही है और किसी भी पदार्थ के अणु हो सकते हैं। विसरण में गति क्यों होती है भाई? जो
ठोस पदार्थ है, गैस पदार्थ है, जब मिश्रित होते हैं एक दूसरे में मिलते हैं तो ये मिलते क्यों हैं? क्योंकि पदार्थों के जो अणु होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है और इसी गतिज ऊर्जा के कारण विसरण की क्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा के कारण ही विसरण की क्रिया संपन्न होती है। गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। जैसे कि हमने ठंडे पानी के अंदर नमक डाला तो तापमान क्या है? कम है, तो उस समय जो नमक है देर से घुलेगा। हमने गर्म जल के अंदर नमक डाल दिया तो डालते ही नमक घुल जाएगा क्योंकि उस समय तापमान अधिक है। विसरण किसी भी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, उस क्रिया को विसरण कहते हैं। पदार्थों के जो अणु होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए वो विसरित होते हैं, एक दूसरे में घुलने जाते हैं। विसरण के एग्जाम्पल जैसे कि अमोनिया की जो बोतल है उसको हम किसी कमरे में खुला छोड़ देते हैं तो पूरे कमरे के अंदर अमोनिया की गंध फैल जाती है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जब बीकर के अंदर डालते हैं तो जो जल होता है उसका जो रंग होता है उस समय में ही नीला हो जाता है। तापमान बढ़ने पर विसरण की क्रिया भी बढ़ जाती है। अब कुछ विसरण जैसे कि हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं और जब वो एक दूसरे विसरित होते रहते हैं तो उस समय जो विसरण होता है उसको स्वतंत्र विसरण कहते हैं। स्वतंत्र विसरण। जब किसी पदार्थ के अणु, जब हमारे पास दो तीन पदार्थ के अणु हैं एक ही जगह, तो जब किसी पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थों के अणुओं को बिना प्रभावित किए हुए, दूसरे पदार्थ के अणुओं को बिना प्रभावित किए हुए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उस क्रिया को स्वतंत्र विसरण कहते हैं। स्वतंत्र विसरण का एग्जाम्पल है कि जैसे कि पौधों में CO2, O2 तथा जलवाष्प का विसरण होना। अब पौधों के अंदर जैसे कि CO2 भी जा रही है, O2 भी जा रही है, जलवाष्प भी निकल रही है, तो ये सभी पदार्थ के अणु एक दूसरे को प्रभावित करते नहीं हैं और विसरित होते रहते हैं। CO2 और O2 ये भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती रहती है। तो पौधों के अंदर CO2, O2, जलवाष्प इन सभी के अणु हैं, लेकिन ये अणु एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और पौधों के अंदर विसरित होते रहते हैं। इसी क्रिया को स्वतंत्र विसरण कहते हैं। पौधों में CO2 है, O2 है, जलवाष्प है, इनका जो मिश्रण होता है अर्थात ये एक दूसरे के अणुओं को प्रभावित नहीं करते हैं और विसरित होते रहते हैं, इसी क्रिया को स्वतंत्र विसरण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है कि जब किसी पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थों के अणुओं को बिना प्रभावित किए हुए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उस क्रिया को स्वतंत्र विसरण कहते हैं। विसरण की जो क्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले
कारक। विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक तापमान। तापमान विसरण की जो दर होती है, विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है। विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है, अर्थात तापमान को बढ़ाते हैं विसरण की दर बढ़ जाती है, तापमान को कम करते हैं विसरण की दर कम हो जाती है। कहने का मतलब है विसरण की जो दर है तापमान के अनुसार चलती रहती है, घटती रहती है। बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो घटे जाएगी, समान अनुपात में चलती रहती है। विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है। दूसरा है घनत्व। विसरण की जो दर होती है, विसरण की दर घनत्व का जो वर्ग होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर घनत्व का जो वर्ग होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि घनत्व को हम बढ़ाएंगे तो जो विसरण होता है वो घनत्व से 4 गुना कम हो जाएगा। विसरण को बढ़ाएंगे तो घनत्व 4 गुना कम हो जाएगा। तीसरी है विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता पदार्थों के जो अणु होते हैं उनका जो विसरण होता है उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर होता है। जो उच्च घनत्व वाला दाब वाला क्षेत्र होता है उससे निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर होता है। तो तापमान विसरण की दर के समानुपाती होता है, घनत्व का जो वर्ग होता है विसरण की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विसरण दाब की जो प्रवणता होती है तो जो पदार्थों के विसरण दाब होता है वह अधिक से कम दाब की ओर गति करते हैं। अब आता है महत्व। पौधों के अंदर विसरण का महत्व क्या है? ये पढ़ा है कि विसरण होता है पौधों के अंदर। पदार्थों के जो अणु होते हैं पादपों में अधिक से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है? पहला महत्व है पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होना। आदान प्रदान वायुमंडल के अंदर जो CO2 O2 ये जो गैसें होती हैं ये विसरण की क्रिया के द्वारा पौधों के अंदर प्रवेश करती हैं, पौधों से निकलती हैं, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा महत्व है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होना। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होना। तीसरी क्रिया है कि पौधों के अंदर विसरण की क्रिया के द्वारा जो खनिज लवण होते हैं उनका प्रवाह होता है। खनिज लवणों का प्रवाह होना। चौथी क्रिया है कि पौधों के अंदर जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ जल, ये सब विसरण की क्रिया के द्वारा पौधों के सभी भागों में फैल जाते हैं।
तो पहला महत्व है पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होना, वायुमंडल से O2 CO2 का आदान प्रदान होना। श्वसन के समय पौधे O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। तो वो सब क्रियाएं विसरण की द्वारा होती हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी विसरण के द्वारा होती है। खनिज लवणों का जो प्रवाह होता है, जड़ों से जो खनिज लवण होते हैं, मूलों से जो खनिज लवण होते हैं पत्तियों तक पहुंचते हैं, वो सब भी विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनता है वह जल माध्यम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक विसरण की क्रिया के द्वारा पहुंच जाता है। तो जो पहली क्रिया थी पौधों के अंदर विसरण, ये संपन्न हुई। दूसरी क्रिया पारगम्यता। दूसरी क्रिया है जिसके लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है, पारगम्यता। पारगम्यता का अर्थ है कि किसी भी झिल्ली से कोई भी झिल्ली हो सकती है, किसी भी झिल्ली से या सतह से जो विलय तथा विलायक के अणु होते हैं, विलय व विलायक के अणुओं का आना जाना पारगम्यता कहलाता है। किसी भी झिल्ली या किसी भी सतह से विलय व विलायक के अणुओं का जो आना जाना होता है वह पारगम्यता कहलाता है। पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियां होती हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहली झिल्ली है पारगम्य। पारगम्य झिल्ली के अंदर विलय तथा विलायक शुद्ध जल को माना जाता है, और विलायक कोई भी पदार्थ हो सकता है विलय, जिसको हम विलायक के अंदर मिलाते हैं। शुद्ध जल, विलय तथा विलायक जो शुद्ध जल होता है के अणु होते हैं, अणुओं का झिल्ली में से जाना और आना, यानी कि जो पारगम्य झिल्ली होती है वो विलय तथा विलायक दोनों के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। दोनों के अणु उसमें से आ जा सकते हैं तो उसे पारगम्य कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कोशिका भित्ति। दूसरी है हमारे पास झिल्ली अपारगम्य। अपारगम्य झिल्ली में से विलय तथा विलायक दोनों के अणु आ जा नहीं सकते, यानी कि पारगम्य नहीं हो सकते। पारगम्य में विलय तथा विलायक दोनों के अणु आर पार जा सकते हैं। अपारगम्य के अंदर विलय तथा विलायक दोनों के अणु आर पार नहीं जा सकते हैं, आ जा नहीं सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पौधों की उपत्वचा। ये जो झिल्लियां होती हैं वो अपारगम्य होती हैं। तीसरी झिल्ली है हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली जिसमें विलायक के अणु अधिक पारगम्य हो सकते हैं, विलय के अणु
कम पारगम्य हो सकते हैं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। चौथी हमारे पास चयनात्मक झिल्ली। चयनात्मक झिल्ली वह झिल्ली जिसमें से केवल कोशिका के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो ही पारगम्य हो सकते हैं, वो ही आ जा सकते हैं, तो उसे चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो कोशिका होती है उसमें केवल आवश्यक अणुओं को ही प्रवेश करवाती है, अनावश्यक अणुओं को बाहर रोक लेती है। तो ये हमारी दूसरी क्रिया भी कंप्लीट हो गई। तीसरी क्रिया को नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन